हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षित द्विवेदी एंड आई वेलकम यू बैक टू माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स बैटल ऑफ प्लासी की। ठीक है। अभी जो बैटल ऑफ प्लासी है आपका, ठीक है, ये हुआ था 1757 में। अब ये जो ईयर था 1757, समझने की कोशिश करिएगा। ये 1757 एडी का जो टाइम था आपका, ठीक है, जिस समय पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, आप समझिए कि उस समय पे बहुत सारी चीजें पूरी दुनिया भर में घट रही थी। ठीक है। उनमें से एक चीज थी आपकी कि इंग्लैंड में उस समय पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते क्या हुआ कि इंग्लैंड में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो चलो इंडिया से कैसे गया ये हम बाद में देखेंगे, पर जो रॉ मटेरियल्स थे वो इंडिया में बहुत सारे थे। चीप लेबर इंडिया में बहुत सारा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो इंडिया को लूट के इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती थी। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है जो इंडिया में हुआ, तो इंडिया में जो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे कि इंडिया को कैसे नुकसान हुआ। साथ ही साथ इंग्लैंड में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही थी जिसके चलते इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी बढ़ा, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमको ये सबको पता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी है ये 1757 में लड़ा गया था। ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। अब किसके किसके बीच में लड़ा गया था? एक साइड पे तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हम सबको पता है, और एक साइड पे थे सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, और उनके सपोर्ट में कौन था? फ्रेंच कंपनी। तो फ्रेंच कंपनी और सिराजुद्दौला एक साइड पे, सिराजुद्दौला और फ्रेंच कंपनी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हम सब जानते हैं। अब उस समय पे जो सिराजुद्दौला थे वो क्या थे? वो नवाब ऑफ बंगाल थे। और ये जो बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी, ये मुर्शिदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे लड़ा गया था। ठीक है। और ये जो बैटल है इसको हमारे देश की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। टर्निंग पॉइंट इसको इसलिए बोला जाता है कि इसने एक तरीके से ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश का शासन था, उसकी फाउंडेशन रखी है हमारे हिंदुस्तान में। यानी इससे पहले जो इंग्लैंड थे वो बेसिकली ट्रेडर्स थे। ठीक है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी उनकी, उनकी एक्टिविटीज पे चेक था, लेकिन इसके बाद वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। बेसिकली वो एक तरीके से रूलर बन गए। बैटल ऑफ प्लासी के बाद कैसे बने इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमान थी वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी, और रॉबर्ट क्लाइव उस समय जस्ट लौटे ही थे तीन कर्नाटिक वॉर्स को जीतने के बाद, क्योंकि इंग्लैंड उसमें तीनों कर्नाटिक वॉर्स में विक्टोरियस रहा था। कर्नाटिक वॉर्स कब से कब तक लड़े गए थे? 1746 से 1763 में लड़े गए थे। ये 57 में बैटल हुआ है। तो कर्नाटिक वॉर जब चल रहे थे, जब थर्ड 7 ईयर वॉर चला, जो तीसरा कर्नाटिक वॉर था जिसको 7 ईयर वॉर भी बोला जाता है, ठीक है, तो उसके दौरान ही ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। आपको अगर कर्नाटिक वॉर्स के बारे में जानना है तो मैंने कर्नाटिक वॉर्स पे एक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर होगा। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो को भी कर्नाटिक वॉर से कनेक्ट करूंगा। आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था बैटल ऑफ प्लासी का। हुआ यह था कि 1770 में एक मुगल एम्परर थे फर्रुखसियर, ठीक है, जो सैयद ब्रदर्स की मदद से मुगल एम्परर बन गए थे। तो फर्रुखसियर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्पेशल प्रिविलेज लिए, किसके द्वारा? एक रॉयल फरमान के द्वारा। इस फरमान में क्या था? इस फरमान में यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये राइट है कि वो बिजनेस कंडक्ट कर सकता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस इन बंगाल। मतलब बिना किसी टैक्स को दिए हुए आप बिजनेस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का भी और इंपोर्ट का भी। और कंपनी के पास ये राइट था कि वो पास इशू कर सकता है, दस्तक इशू कर सकता है टू स्मूथली मूव एयरपोर्ट्स। क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे बीच बीच में चेक पॉइंट्स होते थे जहां पे ड्यूटी भरनी पड़ती थी। ठीक है। तो उन ड्यूटीज को क्या कहते हैं, मतलब इन इस पुस्तक इस पासेस के थ्रू, इन दस्तक के थ्रू स्किप किया जा सकता था। और ये ड्यूटीज लगाई किसने थी? मुगल एम्परर ने लगाई थी। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, तो उस समय क्या था कि मुगल का जो सेंट्रलाइज शासन था वो बहुत कमजोर पड़ चुका था। अलग अलग जगह के रूलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। जैसे आपका जो अवध था वो अपना अलग हो रखा था, मतलब अलग से इंडिपेंडेंट हो रखा था एक तरीके से। हालांकि मुगल एम्पायर की सुजरेनिटी को सबने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन फिर भी वो थे अपने आप में, वो प्रिंसिपैलिटी अपने आप में इंडिपेंडेंट थी। साथ ही साथ आप हैदराबाद की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इधर आ जाइए, बंगाल की तरफ आ जाइए, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान। तो ये जो बंगाल की प्रोविंस थी, जो हैदराबाद की प्रोविंस थी, और जो आपकी ये अवध की प्रोविंस थी, ये और एक तरीके से अपनी इंटरनल फंक्शनिंग में ये ऑटोनॉमस हो चुके थे। तो होता ये था कि
इन्होंने अपनी बाउंड्रीज पे इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी वो लोग कलेक्ट करते थे उसका एक छोटा सा पार्ट ये मुगल एम्परर के पास ही भेजते थे। तो मुगल एम्परर ने दस्तक इशू की, दस्तक के थ्रू ये बोला गया कि भाई ब्रिटिश कंपनी के पास ये मतलब राइट है कि वो अपने मूव को बिना किसी ड्यूटी के दिए इधर से उधर पास कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर से अपना गुड्स ला भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो फरमान था जो मुगल एम्परर ने इशू किया था, ये लड़ाई का कारण बन गया किसके किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और नवाब ऑफ बंगाल के बीच। ऑब्वियस सी बात है बनेगा यार, ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा है क्योंकि वो ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही, नवाब ऑफ बंगाल वो ड्यूटी लगा रहा है, बंगाल से जो भी सामान बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है उस पर वो ड्यूटी लगा रहा है, ड्यूटी लगा रहा है, उससे उसका स्टेट ट्रेजरी भर रही है। अब वो ड्यूटी अगर नहीं लगा पा रहा है तो उसकी स्टेट ट्रेजरी को नुकसान है, तो नवाब ऑफ बंगाल को तो प्रॉब्लम होगी होगी। और ऑब्वियस सी बात है जब नवाब ऑफ बंगाल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब क्या था कि मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, ये जो नवाब थे बंगाल के, बहुत कहते ना बहुत ही ज्यादा पेशेंट और बहुत दिमाग वाले लोग थे। ये जो सिराजुद्दौला जब नवाब बना बंगाल का तो थोड़ा सा चेंज हुआ, चेंज क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला वाज अ वेरी क्विक टेम्पर्ड पर्सन। क्विक टेम्पर्ड पर्सन मतलब एक होता है ना कि इंस्टेंटेनियसली डिसीजन लेने वाला, बिना ही किसी भी चीज के कंसीक्वेंसेस को परखे जाने एकदम से डिसीजन ले लेना, इसको आप बोलते हैं क्विक टेम्पर्ड। तो जब सिराजुद्दौला आपके बंगाल के थ्रोन पर बैठे तो चीजें थोड़ी सी बिगड़ने लग गई। कैसे बिगड़ी ये देखते हैं। उसने तुरंत बोला, उसने एक ऑर्डर इशू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर ट्रेड करना है बंगाल के अंदर तो उसको उन्हीं बेसिस और टर्म्स पे करना होगा जिस तरीके से वो मुर्शीद कुली खान के जमाने में होता था। मुर्शीद कुली खान के जमाने में होता ये था कि चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेडर्स हो, सब लोगों के लिए सेम टर्म्स थे, सेम कस्टम ड्यूटी थी। कोई भी किसी के लिए भी ऐसा नहीं था कि भाई आपको इस चीज में इतना एडवांटेज। जैसे दस्तक क्या था, दस्तक से तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके का एडवांटेज मिल गया। ठीक है, कस्टम ड्यूटी देनी नहीं है तो कस्टम ड्यूटी देनी नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो अपना सामान बाहर से अंदर ला रहे हैं तो सामान यहाँ सस्ता हो जाएगा, तो यहाँ लोकल लोगों का सामान ही नहीं बिकेगा। नॉर्मल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में अप्लाई होता है उस डेट में भी अप्लाई होता था। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि नहीं भाई, अगर आपको ट्रेड करना है तो सबको बराबर के बेंचमार्क्स पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन जब ये बात कही सिराजुद्दौला ने तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके जो अलग अलग ऑफिशियल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि यार जो ऑफिशियल्स होते थे ना उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, लेकिन तब भी इंडिया की पोस्टिंग इंग्लिश ब्यूरोक्रेट्स के लिए, क्योंकि वहां पे इंग्लिश ब्यूरोक्रेट्स ही पोस्ट होते थे, तो इंडिया की जो सर्विस थी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की सैलरी बहुत कम थी, वो उनके लिए बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव थी। क्यों ल्यूक्रेटिव थी? क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये परमिशन थी कि वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हैं इंडिया में। तो इसके चलते इस दस्तक के थ्रू हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो फ्री पास मिल ही गया गुड्स का, जो आपका प्राइवेट ट्रेड था ना कंपनी के ब्यूरोक्रेट्स का वो भी फ्री था, मतलब उस पर भी कोई ड्यूटी नहीं लगनी थी। तो मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज को भी प्रॉब्लम है और कंपनी को एज अ होल भी प्रॉब्लम है। तो कंपनी ने कहा कि भैया हम नवाब ऑफ बंगाल ने जो कहा है उसकी बात नहीं मानेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल की परमिशन के बिना ही कलकत्ता में फोर्टिफिकेशंस बनाने शुरू कर दिए। अब बेसिकली ये फोर्टिफिकेशंस तो क्या होते हैं? ये बेसिकली फोर्टिफिकेशंस ये होता है यार कि जैसे कि आपने अगर कोई भी मूवी देखी हो, जैसे कि बाहुबली देखी हो या पुराना जिसमें थोड़ा सा मतलब हिस्टोरिकल, जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में आप सुना होगा कि द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट वॉल इज इन कुंभलगढ़ फोर्ट। तो क्या होता था, फोर्टिफिकेशन ये होते थे कि जो आपका मेन सेंटर होता था, चाहे वो आपकी ट्रेजरी हो, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो, उसको आप एक फोर्ट के तरीके बनाते थे। फोर्ट क्या होता था कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ रहता था और उन दीवारों के ऊपर हैवी सिक्योरिटी होती। इसको बोलते थे किसी भी चीज को फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई मतलब कि आप उस चीज को सेफ बना रहे हैं, सिक्योर बना रहे हैं, उसको बचा रहे हैं ताकि कोई अगर बाहर का उसे अटैक करे तो वो उसे डिफेंड किया जा सके। ठीक है, इसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे अगर आपने 300 देखा हो तो 300 में वो बोलता है कि जो स्पार्टन्स हैं, ठीक है, स्पार्टन्स वो उनकी वॉल्स को नहीं गिरा सकते। ठीक है, ग्रीक्स जाते हैं उन पर अटैक करने के लिए, ठीक है, और उनकी वॉल को गिराया नहीं जा सकता। तो अब आप ये समझिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक फोर्ट खड़ा है और फोर्ट की दीवार बहुत लंबी है और बाहर की सेना आई है, ठीक है, और अगर वो उस पर हमला कर रही है, सबसे पहले उस जगह पे घुसने के लिए उसको उस दीवार को गिराना पड़ेगा। वो एक तरीके का फोर्टिफिकेशन है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं। जब
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सेंटर्स को, जो कि कैलकाटा में थे उस टाइम पे, जब उसने उसको फोर्टिफाई करना शुरू किया, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उसने उस फोर्टिफिकेशन पर अटैक कर दिया। जब सिराजुद्दौला ने उन फोर्टिफिकेशंस पर अटैक कर दिया, ठीक है, और अटैक किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि एकदम से अटैक हुआ सिराजुद्दौला का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पर तैयार नहीं थी उस अटैक के लिए। तो क्या हुआ कि वो हार गए, क्योंकि उनकी सेना भी नहीं थी वहां पे, और कलकत्ता के जो फोर्टिफिकेशंस थे उस पे सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया, ही कैप्चर्ड them, ठीक है। और ये कहा गया कि सिराजुद्दौला जीत गया। अब जब सिराजुद्दौला जीत गया तो उसको लगा कि यार ये तो बड़ी आसान सी जीत थी। उस समय पे एक कांड हुआ वहां पे, उस कांड को बोलते हैं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक, लेकिन एक हल्का हल्का बता देता हूँ कि एक बहुत छोटा सा कमरा था, ठीक है, कुछ फीट बाई कुछ फीट, 146 बाई 120 फीट का। उसमें लगभग 23.5 बाई 20 फीट, एक्चुअली मुझे कमरे का डायमेंशन नहीं पता, आप नेट पे सर्च मार सकते हैं। लगभग 146 लोगों को उसमें ठूस दिया गया, रात भर उसको उसमें बंद रखा गया, और पता चला कि अगले दिन केवल 23 लोग बचे। अब ये सच में हुआ था या सच में नहीं हुआ था, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। बट बात यह है कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता किसको प्रिसीड करता है, बैटल ऑफ प्लासी को प्रिसीड करता है। हिस्टोरियन में ये एक कहते हैं ना कि एक कंटेंशियस इश्यू है कि ये सच में हुआ भी था कि नहीं हुआ था। ओके, अब इस ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बाद बैटल ऑफ प्लासी आया, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। अब इस बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को हेड कौन कर रहा था, द वेरी कनिंग जनरल रॉबर्ट क्लाइव। और हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कंपनी फाउंडेशंस को एस्टैब्लिश करे बंगाल में, ठीक है, कंपनी फाउंडेशंस को एस्टैब्लिश करे बंगाल में। बात ये हुई कि जब प्लासी का युद्ध होने से पहले बहुत जबरदस्त प्लानिंग चली थी इस चीज की। नो डाउट जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी वो बहुत बड़ी आर्मी थी, उसको हराना आसान नहीं था। ब्रिटिशर्स ये जानते हैं कि अगर न्यूमेरिकल फोर्स पे जाए तो कभी भी सिराजुद्दौला की आर्मी को हरा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भाई इसकी आर्मी को कमजोर किया जाए। आर्मी को कमजोर कैसे करेंगे कि जो सिराजुद्दौला की एक आर्मी यूनिट का जो कमांडर था मीर जाफर, उन्होंने मीर जाफर को अपने साइड पे मिला लिया। इंडिया के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पे जहां पे भी इंडियन रूलर्स हारे हैं वो अपनी कह सकते हो कि आप अपनी लालच की वजह से, ठीक है, और कह सकते हो कि एक तरीके से देशद्रोह की वजह से। अभी एक तरीके से देशद्रोही था, जब वो कमांडर सिराजुद्दौला का था तो इंग्लिश की तरफ क्यों मिला, इसलिए मिला क्योंकि उसे खुद नवाब बनना था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद भी वो पूरी तरीके से नवाब नहीं बन पाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बेवकूफ थोड़ी ना कि उसको पूरी तरीके से नवाब बनने देगी। वो जो वो सिराजुद्दौला के साथ कर रही है वही वो मीर जाफर के साथ करेगी। लेकिन मीर जाफर उस समय पे बात को समझ नहीं पाया, उसे लगा कि अभी केवल बंगाल का मुझे नवाब बनना जरूरी है, तो उसने सिराजुद्दौला को बिट्रे किया। तो वो क्या, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के साथ जा मिला। अब शुरू हुआ बैटल ऑफ प्लासी। ये 23 जून 1757 में को एक स्मॉल विलेज था जिसको मैंग्रोव भी कहते हैं, मैंगो ग्रोव, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में, कभी जाइएगा। उसको प्लासी भी बोला जाता है। यहाँ पे सिराजुद्दौला और फ्रेंच आर्मी एक तरफ और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी एक तरफ, ये दोनों फेस टू फेस आए लड़ाई के लिए। सिराजुद्दौला के पास आर्मी थी 50,000 मैन की और फ्रेंच का भी सपोर्ट था। क्लाइव के पास 800 यूरोपियन सोल्जर्स थे और केवल 2200 इंडियन सपोर्ट। आप समझ सकते हैं, इसकी 3000 की आर्मी, इसकी 50,000 की आर्मी और साथ में फ्रेंच सपोर्ट। उसके बाद भी देखिए हुआ क्या, ठीक है, स्टॉर्म आया, स्टॉर्म के चलते वहां पर रेनफॉल हो गई, ठीक है, पानी गिरा। अब पानी गिरा तो भाई गन पाउडर जो है, अब गन पाउडर क्या है, तोपे हैं, गन पाउडर उसमें डाला, जलाया, वो कस के गोला उड़ता हुआ गया, ठीक है, वहां धमाका हुआ। प्रॉब्लम ये हुई, स्टॉर्म आया, पानी बरस गया, पानी बरस गया। अब भाई जो सिराजुद्दौला का जो पूरा आर्मरी थी, जो उसकी आर्टिलरी थी कहना चाहिए, उस आर्टिलरी के ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी, तो जो भी गन पाउडर था उसका वो पूरा पानी में गीला हो गया। अब गीला गन पाउडर तो जलने से रहा, तो जब जलेगा ही नहीं तो धमाका होगा ही नहीं। तो जो जितनी भी उसकी आर्टिलरी थी, जितनी भी उसकी तोपे थी, वो इस बारिश के चलते बेकार हो गई। कह सकते हो कि उस दिन उसकी किस्मत ही गई गुजरी थी, मतलब उसका हारना तय था। होता है ना कि कहते हैं कि जब इंसान की किस्मत खराब है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ उसके साथ। अब सिराजुद्दौला ने ये दिमाग लगाया कि अगर पानी बरसा है,
मेरा गन पाउडर भीग गया है तो कंपनी की आर्मी का भी गन पाउडर भीग गया होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि अब भाई कंपनी की भी आर्मी का गन पाउडर भीग गया, मेरा भी गन पाउडर भीग गया, अब तो लड़ाई मतलब सीधे सीधे कैवलरी कैवलरी की होगी, मतलब जो सैनिक सैनिक थे केवल उनकी लड़ाई होगी। उसने कैवलरी अटैक लॉन्च कर दिया, और जैसे ही उसने कैवलरी अटैक लॉन्च किया, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से ब्रूटल गन शॉट्स और कैनन स्ट्राइक्स तोपें धड़ाधड़ चलनी शुरू की। ब्रिटिश आर्मी इतनी चालाक थी कि उसने सॉरी ब्रिटिश आर्मी इतनी चालाक थी कि उसने अपनी जितना भी गन पाउडर था उसको बारिश से ढक के रख रखा था, तो उसका गन पाउडर भीगा नहीं था। और जैसे ही कैवलरी अटैक हुआ सिराजुद्दौला की तरफ से, वैसे ही उसने टस के गन शॉट्स मारने शुरू किए, तोपें चलाने शुरू कर दी। एक बात उस समय पे और हुई थी, वो ये हुआ था कि जो सिराजुद्दौला के अंदर जो एक यूनिट थी, किसकी अंडर में, ये थे आपके मीर जफर के अंडर में, वो यूनिट तो लड़ी ही नहीं। मीर जफर ने अपनी यूनिट से कह दिया कि भाई इस बैटल में पार्टिसिपेट ही मत करो, तो ऑलरेडी सिराजुद्दौला की कैवलरी भी कमजोर पड़ गई। तो हुआ ये कि सिराजुद्दौला ने भी ट्रस्ट को ब्रेक किया, भाई गन पाउडर भी भीग गया, वो भी नहीं चला, और एक और कोई नवाब थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया। तो कुल मिलाकर सिराजुद्दौला का हारना तय सा हो गया था, और जो बैटल था वो कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसीजिवली हरा दिया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बैटलफील्ड छोड़ के भाग गए 2000 सोल्जर्स के साथ, लेकिन उनको चेस किया, और चेस करते करते मीर जफर का जो सन था जिसका नाम था मीरन, उसने उसको बिहार में पकड़ लिया और वहां से मार दिया। उसके बाद जो मीर जाफर का सपना था कि मुझे बंगाल का नवाब बनना, उसका सपना पूरा किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखते हैं क्या हुआ। बहुत जल्दी मीर जाफर को ये रियलाइज हो गया, भाई पहले पहले नवाब बने तो बड़े खुश हो गए और उन्होंने बहुत कुछ दिया भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि वो रियल में तो नवाब है ही नहीं, तो पपेट नवाब है, जो कुछ चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है। और ब्रिटिश वाज टेकिंग रूथलेसली एडवांटेज फ्रॉम हिम। ब्रिटिशर्स जो चाह रहे थे वो ले रहे थे। वो कहने को ये हो गया था कि यार ब्रिटिशर्स एक तरीके से उसको एक खान समझते थे बंगाल को, कि उसके अंदर हाथ डालो और उसके अंदर सोना निकालते रहो, मतलब इस हद तक उन्होंने बंगाल को बर्बाद कर दिया। और जब मीर जाफर को इन सब चीजों से प्रॉब्लम होने लगी तो उन्होंने इंग्लैंड वालों ने मीर जाफर को हटा दिया और उसकी जगह मीर कासिम को बैठा दिया। अच्छा, उन्होंने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को कैसे बैठाना, ये इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी कंसीक्वेंसेस क्या है। ये सबसे पहली विक्ट्री थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ये बेसिकली which started the succession war for the throne of मुर्शिदाबाद। बेसिकली एक तरीके से सक्सेशन वॉर ही था। क्यों? क्योंकि आपका जो मीर जाफर थे उनको आपका सिराजुद्दौला की जगह पे आना था। अब जो इससे हुआ क्या क्या, एक तो भाई सिराजुद्दौला तो हार ही गए, ठीक है, लेकिन जो फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी के जो एम्बिशंस थे बंगाल में, वो पूरी तरीके से शैटर हो गए, एकदम से खत्म हो गए। फ्रेंच कंपनी केवल 4 जगहों पे रह गई, जिसमें से पौंडीचेरी एक जगह है, दमन दीव और भी 2-3 जगह आप देख लेना। और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक फ्रेंच केवल वही रहे। आपको पता ही है, माहे, यनम, कराईकल, दमन दीव एंड पौंडीचेरी, यहाँ पे फ्रेंच रहे थे। बंगाल में उनके जो थोड़े बहुत चांस थे वो खत्म हो गए। अच्छा, उसके बाद फ्रेंच ने कभी भी ब्रिटिश सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं किया। मसूलीपट्टनम में एक बार जरूर उन्होंने उनसे एक बार लड़ाई की, और वो भी वो हार गए। तो इस बैटल को जीत के, यानी बैटल ऑफ प्लासी को जीत के, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूट्स को बहुत फॉर्मली स्टैब्लिश कर दिया इस कंट्री में। उसके बाद ऐसे ही इस वॉर को जीता, कंपनी ने पूरी तरीके से प्लंडर, लूटना शुरू कर दिया बंगाल से, और उससे जो टैक्स कलेक्ट किया बंगाल से, उसको इतना पैसा मिल गया कि कंपनी ने अपनी फोर्सेस को रिज्यूविनेट किया, फिर से उनको ऊपर बैठाया। उसके बाद इसी टैक्स के थ्रू कंपनी ने बहुत सारे सब्सिक्वेंट बैटल्स लड़े, और उससे कंपनी ने अपने एक्सपेंशन को इंडिया में बढ़ाया, यानी बंगाल की जगह और प्रोविंसेस में उन्होंने बढ़ाया। किस पैसे से? जो पैसा उन्होंने बंगाल से लूटा। आफ्टरमाथ में क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी? आफ्टरमाथ में क्या हुआ कि भाई जो मीर जाफर को बैठाया उससे ह्यूज सम ऑफ मनी एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भैया हमने तुम्हें बंगाल की थ्रोन पे बिठाया, तो अब तुम हमको पैसे दो। तो सुनने में आता है, हिस्टोरियंस का ये हिसाब है कि 1,70,00,000 रुपए दिए थे मीर जाफर ने, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी को 1.5 करोड़ मिले थे, और 20 लाख तो पूरे पूरे लॉर्ड क्लाइव को मिले थे। आप समझ रहे हैं, उस जमाने में 20 लाख रुपए लॉर्ड क्लाइव को मिले थे। उसके बाद मीर जाफर
का जो सपना था कि यार उसे नवाब और बंगाल बनना है, वो तो पूरा हो गया था, इवेंचुअली सक्सीड हो गया था उसमें। लेकिन वो किसी भी तरीके से इस बात से खुश नहीं था कि ब्रिटिश उसको इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ब्रिटिश उसे लूट रहे थे। उसके बाद उसे समझ में आया कि जो कंपनी की डिमांड है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डिमांड है फेवर से, कभी खत्म होने वाले नहीं है। कंपनी तो सोच, कंपनी को तो ऐसा लग रहा था ना कि बंगाल से पैसा कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इसे लूटते रहो, इसे लूटते रहो। तो मीर जाफर ने क्या किया, उसने सीक्रेट निगोशिएशन शुरू कर दिया, किसके साथ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और उसने प्लान बनाया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी खुद की आर्मी को बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, ताकि वो बंगाल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़कर हरा सके। डच लीडर ने उसका साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि उनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम अपनी इंडिया में पहुंच को बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने चिंसुरा पे अपनी फोर्सेस को भेजा। जो बैटल हुआ था किसका किसका, एक तरफ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ पे कौन था? आपका मीर जाफर की आर्मी प्लस डच आर्मी। ठीक है, ये बैटल हुआ, ये बैटल सी पे भी हुआ, ये बैटल लैंड पे भी हुआ, और इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। और मीर जाफर को हारने के बाद हटा दिया गया, उसकी जगह उसके सन मीर कासिम को बैठा दिया गया। इसके आगे क्या हुआ, मीर कासिम के आगे की स्टोरी हम लोग बैटल ऑफ बक्सर में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना समझना जरूरी है। तो ये तो समझ में आ गया कि इंडिया में इसमें क्या घटना है, हल्का हल्का मैंने बताया है। आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आप देखिए, इंडिया में तो यह घटना है। अब आप सोचिए कि 1750 के टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड को क्या थी? रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो होता यह था कि इंग्लैंड से कुछ सारा सामान इंडिया में बिकने के लिए आता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है, तो उससे प्रोडक्शन होगा। उस प्रोडक्शन के लिए मार्केट भी तो चाहिए। तो इंडिया वाज अ मार्केट, बंगाल वाज अ मार्केट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या थी? बंगाल की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती थी, उसको बाहर भेज देती थी। और क्या करती थी कि जो बाहर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फैक्ट्री से बन के जो इंडिया में आता था ना, उसकी पेमेंट वो क्या करते थे? बंगाल के रेवेन्यू से करती थी। आप समझ रहे बात को? उसकी पेमेंट वो बंगाल के रेवेन्यू से करती थी। यानी कि अपने इंपोर्ट्स के लिए भी वो फाइनेंस कहां से ले रहा था? बंगाल के रेवेन्यू से ले रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां से जो रिसोर्सेज भेज रहा था वो तो भेज ही रहा था। यानी एक्सपोर्ट जो हो रहा था इंडिया का, वो तो इंडिया की कॉस्ट पे हो ही रहा है। साथ साथ बाहर से जो सामान आ रहा है उसके लिए भी पेमेंट इंडिया के रेवेन्यू से ही हो रही है। मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा है, उसके लिए भी पेमेंट इंडिया यानी बंगाल के रेवेन्यू से हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो रहा है, वो भी बंगाल के रेवेन्यू से हो रही है। तो आप समझ रहे हैं ना, हर तरह से उन्होंने बंगाल को बर्बाद कर दिया, पूरे फाइनेंसेस को बर्बाद कर दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बर्बादी शुरू की इंडिया की, वो रियलिटी में यहीं से शुरू की। और आप इसीलिए कहते हैं ना कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज किया। वो किस हिसाब से कहते हो? 1757 अंग्रेज आए, 1947 से भारत आजाद हुआ, कितने साल हो गए? 190 साल। यानी यही लगभग ये 200 साल थे जिसमें अंग्रेजों ने पूरी तरीके से राज किया। तो कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने राज कब किया? अंग्रेजों का राज शुरू हुआ 1757 से। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं हर्षित द्विवेदी फिर से आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा। और जो भी आपके डाउट्स है, कमेंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन यू बैटल ऑफ बक्सर इन द सेम।